हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न जी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का यह हमारा 17th पार्ट है, 17वां भाग है भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का। और इस भाग में हम चर्चा करेंगे आज बजट और वैट की। बजट और वैट की संपूर्ण चर्चा इस भाग में की जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं बजट की। इससे पहले अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस भारतीय अर्थव्यवस्था के जो पिछले वीडियोस हैं भाग 1 से लेकर भाग 16 तक नहीं देखे या मिस किए हैं तो उनके लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उन सबके अपडेट्स आपको रेगुलर रूप से मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं बजट तथा वैट की। तो बजट क्या है या फिर बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, बजट किसको कहते हैं, बजट कहां से आया, इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो जो बजट शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई ये एक फ्रेंच वर्ड जो बुजेट है, बुजेट के शब्द से ये उत्पन्न हुआ है। मतलब जो फ्रेंच का जो शब्द है, फ्रेंच भाषा का बुजेट, ये बुजेट शब्द से बना है। और बुजेट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला बुजेट ये फ्रेंच भाषा का शाब्दिक अर्थ है। और आज भी जो बजट है वो इसी शब्द से लिया गया। आज जो हम बजट शब्द सुनते हैं वो ये फ्रेंच के शब्द बुजेट से लिया गया है। तो अगर सवाल बनता है कि बजट शब्द कहाँ से लिया गया है, तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से लिया गया और जिसका शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। अब बात करते हैं कि आरंभ कहाँ से हुआ। तो मुख्य रूप से यह माना जाता है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से बजट के आरंभ को हम कंसीडर करते हैं। मुख्य रूप से यह मानते हैं कि जो बजट आरंभ हुआ, बजट जहां से बनना स्टार्ट हुआ, तो उसकी जो रूपरेखा मुख्य रूप से तैयार हुई, शुरुआत हुई बजट की, वो इंग्लैंड से हुई। भारत में बजट समवर्ती सूची में आता है। 3 सूचियां जिनकी चर्चा भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियोस में की गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां होती हैं जिनमें से जो बजट है वह हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बजट किस सूची में आता है, अगर ऑप्शंस में आपको पूछा जाता है तो बजट हमारा समवर्ती सूची का अंग है, तो बजट समवर्ती सूची में आता है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है। बजट भारतीय संविधान में कहां पर बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भारतीय संविधान में जो बजट शब्द का प्रयोग हुआ है वह अनुच्छेद 112 में किया गया। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, वह भारतीय संविधान में बजट से संबंधित है। अब बात करते हैं प्रकार की। बजट कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के बजट होते हैं। तो जो बजट है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। भारत में अगर बजट की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से उनकी डिटेल चर्चा करेंगे। और 2017 से जो रेल बजट है वह आम बजट में ही मर्ज कर दिया गया है, वो आम बजट में शामिल कर दिया गया है। तो इस वजह से रेल बजट को हम अब सेपरेट बजट नहीं मानेंगे। रेल बजट आम बजट का हिस्सा बन चुका है 2017 से। इसके पहले रेल बजट जो था वह आम बजट से अलग किया गया था। कब अलग किया गया था, किसने अलग किया था, उसकी संपूर्ण चर्चा आगे इसी वीडियो में करेंगे। तो बजट के जो प्रकार हैं वह मुख्य रूप से 5 हैं। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं 5 में। तो जो पहला है वो आम बजट है। आम बजट क्या होता है, आम बजट किसको कहते हैं। तो आम बजट जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये क्यों बनाया जाता है आम बजट, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है विधायिका और कार्यपालिका पर जो वित्तीय नियंत्रण है उसको बनाए रखने के लिए आम बजट घोषित किया जाता है। मतलब जो कार्यपालिका हमारी है और जो विधायिका है इसका जो वित्तीय नियंत्रण है, मतलब जो पैसे का खर्च है उसका नियंत्रण हो और एक जो ये बोल सकते हैं कि सीमित मात्रा में या फिर जरूरत के हिसाब से ही पैसा व्यय किया जाए, उसके लिए आम बजट की स्थापना की गई है। आम बजट में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। सरकार अपनी आय और व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा आम बजट में प्रस्तुत करती है। तो जो सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा किस बजट से संबंधित है, तो यह आम बजट से संबंधित है। दूसरा जो बजट है वो है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी कार्य के परिणाम को आधार मानकर बनाए जाने वाले बजट को परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। मतलब जिस कोई भी एक कार्य है, अगर उस कार्य को आधार मानकर उसके लिए जो एक अलग से बजट का निर्माण किया जाता है वह परफॉर्मेंस बजट होता है। और परफॉर्मेंस बजट की शुरुआत कहां से हुई,
तो इसकी जो शुरुआत हुई वह संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई। परफॉर्मेंस बजट का जनक देश की अगर बात करते हैं तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्योंकि अभी जैसे कि बात की कि किसी कार्य के परिणाम को आधार मानकर, तो इसमें जो सरकार बजट तैयार करती है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य कर रही है और किस कीमत पर कर रही है, इसकी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए और उसका संपूर्ण जो रूपरेखा है वो स्पष्ट करने के लिए परफॉर्मेंस बजट का निर्माण किया जाता है। तो परफॉर्मेंस बजट सरकार में ये चर्चा की जाती है परफॉर्मेंस बजट में कि सरकार जो है वो जनता की भलाई के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं कर रही है और किस कीमत पर कर रही है, उसका संपूर्ण विवरण इसमें दिया जाता है। अब बात करते हैं शून्य आधारित बजट की। यह क्या होता है? तो इस बजट में प्रत्येक कार्य का निर्धारण शून्य आधार पर किया जाता है। मतलब प्रत्येक कार्य के लिए एक नए सिरे से नीति निर्धारित की जाती है। जब किसी प्रत्येक कार्य में मतलब कोई भी नया कार्य स्टार्ट होता है उसके लिए शून्य आधार से जो रणनीति तैयार की जाती है, जो निधियां तैयार की जाती हैं, उसके लिए जो बजट तैयार होता है वह शून्य आधारित बजट कहलाता है। इस बजट को सूर्य अस्त बजट भी कहा जाता है। इसका जो उपनाम है वह सूर्य अस्त बजट भी है। और इस बजट का जो प्रतिपादन हुआ था 1970 में हुआ था और पीटर ए पायर ने इस बजट का प्रतिपादन किया था। तो शून्य आधारित बजट कब प्रतिपादित हुआ या कब लागू हुआ, कब बना और किसके द्वारा बना? तो ये पीटर ए पायर के द्वारा प्रतिपादित किया गया 1970 में शून्य आधारित बजट। एक अन्य बजट है आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या होता है? इसका भी नाम के हिसाब से कार्य है। वो कैसे कि जो योजनाएं जिनमें भारी भरकम धनराशि खर्च होती है उनके लिए जब सरकार कोई पैमाना नहीं रखती है तो उसके लिए जो बजट तैयार किया गया, जो 2005 में तैयार किया गया पी चिदम्बरम के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, वो आउटकम बजट था। और इसमें किस प्रकार से निर्धारण करते हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं जिसमें बहुत ज़्यादा धनराशि खर्च होती है सरकार की, जैसे मनरेगा हो गया, NRHM हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, अन्य जो ऐसी बहुत अधिक धनराशि खर्च करने वाली जो योजनाएं हैं उनके पैमाने के लिए जो बजट का निर्धारण किया गया वो आउटकम बजट उससे संबंधित है। और यह पहली बार 2005 को पी चिदम्बरम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आउटकम बजट में विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों में आवंटित धनराशि का प्रयोग कैसे किया जाता है इसका ब्यौरा देना आवश्यक है। मतलब चूंकि यह धनराशि बहुत ही अधिक मात्रा में होती है और किन किन मंत्रालयों में, मतलब कहाँ कहाँ ये पैसा गया है और किस किस रूप में खर्च किया गया और कितना कितना खर्च किया गया है, इस सबका ब्यौरा देना आउटकम बजट में महत्वपूर्ण होता है। ये एक नितांत आवश्यक चीज है आउटकम बजट से संबंधित है कि जिन जिन विभागों में और जिन जिन कार्यालयों में पैसा आवंटित हुआ है वो कहाँ खर्च हुआ और कितना खर्च हुआ, इन सबका ब्यौरा देना बहुत जरूरी है। जेंडर बजट क्या होता है? तो यदि किसी बजट का उन योजनाओं से संबंध है जो महिला एवं शिशु कल्याण से होती है तो उन्हें लैंगिक बजट या जेंडर बजट कहा जाता है। मतलब वो बजट जिनका संबंध किसी महिला और शिशु कल्याण के लिए किया जाता है, निर्धारण जिन बजटों का महिला और शिशु कल्याण के लिए होता है, इनके लिए जो योजनाएं चलती हैं, महिला एवं बाल विकास योजना जो है ये सबसे अच्छा उदाहरण है जेंडर बजट का। तो जेंडर बजट वे बजट है जिनका जो बजट का संबंध मुख्य रूप से महिला एवं शिशु कल्याण से होता है। बात करते हैं बजट प्रक्रिया की। तो बजट प्रक्रिया क्या है? बजट प्रक्रिया सबसे पहले बजट जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। दोनों सदनों की अगर बात करते हैं तो किस सदन में पेश होता है? तो बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और बाद में यह राज्यसभा में जाता है। तो बजट सबसे पहले किस सदन में पेश होता है? यह लोकसभा में पेश होता है। और सामान्यतः जो बजट है, समय सीमा की अगर बात करते हैं तो जो बजट है वह वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है। मान लीजिए 28 फरवरी है तो जो अंतिम कार्य दिवस होगा, अगर संडे पड़ रहा है तो इसके पहले अगर 27 फरवरी है तो उस दिन जो वित्त मंत्री होंगे वो उसको पेश करेंगे। तो बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस में पेश किया जाता है। और जो रूपरेखा तैयार होती है, जो संपूर्ण बजट की रूपरेखा तैयार की जाती है, वह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। वित्त मंत्रालय बजट की संपूर्ण रूपरेखा का निर्धारण करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1958-59 में
बजट प्रस्तुत किया गया। जिनके कार्यकाल में जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ वो 1958-59 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ। आज़ादी के बाद की अगर बात करते हैं तो मतलब ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हुई तो ये आज़ादी के बाद की, और आज़ादी के पहले भारत का जो प्रथम बजट था वह 13 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। पहला बजट भारतवर्ष की अगर बात करते हैं तो 13 फरवरी 1860 को प्रस्तुत हुआ था, जो कि जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था उसमें मतलब स्वतंत्र भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया गया 1958-59 में। भारत में रेल बजट प्रस्तुत करने की व्यवस्था 1921 में एक वर्थ कमेटी ने प्रारंभ की थी और अभी तक चल रही थी। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने चर्चा की थी कि अभी तक रेल बजट आम बजट से अलग था और ये 1921 के एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पे अलग किया गया था। लेकिन 2017 में एक अलग नीति बनाकर रेल बजट को मुख्य बजट में शामिल कर दिया गया है। रेल बजट शामिल हो गया है मुख्य बजट में। कब शामिल किया गया? 2017 में। अब बात करते हैं वित्त वर्ष की। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। भारत में फाइनेंशियली जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, फाइनेंशियल ईयर जो मनाते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर करंट की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रथम राज्य है भारत में जिसने अपना जो बजट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है उसको चेंज किया है। उसने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वित्तीय वर्ष है उसका निर्धारण किया है। तो एमपी मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जिसने अपना वित्तीय वर्ष चेंज किया है और इसने कैलेंडर ईयर को ही अपना फाइनेंशियल ईयर माना है और ये भी 2017 से ही स्टार्ट किया है। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के पनमुख सेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था? आर के पनमुख सेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट चांद मेथाई ने 1950 को पेश किया था। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया अगर ये बात आती है तो मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई थे इन्होंने सबसे ज्यादा 10 बार जो बजट था उसको पेश किया। 8 बार पूर्ण रूप से और 2 बार अंतरिम बजट को इन्होंने पेश किया। यहाँ पर शून्य आधारित बजट का जो एक टॉपिक है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड लगी हुई है तो इसकी चर्चा करते हैं। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है कि हर बार नए सिरे से शुरुआत करना, जैसे कि भी चर्चा की है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि सबसे पहले राजीव गांधी ने 1987-88 में इसको पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा, जो बजट से संबंधित एक जो महत्वपूर्ण तथ्य वो ये है कि बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में इसको पेश नहीं कर सकते हम। बजट से पूर्व जो आर्थिक समीक्षा है वो केवल लोकसभा में ही पेश की जा सकती है। संसद के जो सदनों की बात करते हैं तो लोकसभा में ही पेश होती है। अब बात करते हैं वैट की, वैल्यू एडेड टैक्सेस। वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। वैट की संस्तुति जो हुई वह 1976 ईस्वी में लक्ष्मी झा की अध्यक्षता में गठित समिति ने की। तो वैट की संस्तुति कब की और किसकी सदस्यता की समिति में की गई? तो ये 1976 को लक्ष्मी झा की अध्यक्षता वाली समिति ने इसकी संस्तुति की और विश्व में वैट को सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था। विश्व में सबसे पहले वैट किसने लागू किया था? तो वैल्यू एडेड टैक्सेस विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था। और भारत में जो वैट लागू हुआ तो भारत में वैट सबसे पहले हरियाणा राज्य ने और उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनाया। और जो हरियाणा था उसने इसको 1 अप्रैल 2004 को ही अपना लिया था। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ। पूर्ण रूप से अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2005 से इसकी जो रूपरेखा थी वह संपूर्ण भारतवर्ष में पहुंची। अब बात करते हैं बजट नियंत्रण प्रणाली की। बजट नियंत्रण प्रणाली क्या है और क्यों आवश्यक है? चूंकि बजट में मुख्य रूप से पैसे की बात होती है, धन की बात होती है, तो जो आर्थिक रूप से जो
उसमें पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए बजट नियंत्रण प्रणाली का जो है प्रयोग किया जाता है। और बजट नियंत्रण प्रणाली क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो बजट नियंत्रण प्रणाली में 2 समितियां कार्य करती हैं और ये बजट के जो संपूर्ण खर्च, आय और व्यय का ब्यौरा है उसकी जानकारी रखते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं। तो कौन कौन सी 2 समितियां हैं? पहली है लोक लेखा समिति और दूसरी है प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ये 2 समितियां हैं जो कि बजट के नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाती हैं। डिटेल्ड में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की। तो लोक लेखा समिति की जो औपचारिक स्थापना हुई वो 1950 में हुई। हालांकि इसकी आज़ादी से पूर्व ही इसकी जो रूपरेखा थी वो तैयार की जा चुकी थी, लेकिन इसकी जो औपचारिक स्थापना की घोषणा हुई वो 1950 में हुई। और लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या है वो 22 होती है, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य 22 हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य जो है 1954 में सम्मिलित किए गए। मतलब लोक लेखा समिति में 1954 से पहले सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते थे और जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो 15 थी। 1954 के बाद 7 राज्यसभा के सदस्य इसमें जोड़े गए और इनकी संख्या बढ़कर 22 हुई। सदस्यों का जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा किया जाता है। सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा किया जाता है। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष के सदस्य को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की वजह से, चूंकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इस वजह से जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का सदस्य बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राक्कलन समिति की। तो यह लोक लेखा समिति के पूरक के रूप में ही कार्य करती है। जो प्राक्कलन समिति है यह मुख्य रूप से लोक लेखा समिति के पूरक के रूप में ही कार्य करती है। इसका कुछ विशेष अलग से कार्य नहीं है। इसकी स्थापना 1950 में की गई और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वह मनोनीत किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। सो फ्रेंड, भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 18 में हम चर्चा करेंगे बजट शब्दावली की। बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली की चर्चा हम अपने अगले आने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट में करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। फेसबुक की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।